हेलो एवरीवन, हेलो गाइस। कल का आपने वीडियो देखा होगा। कल मैंने स्ट्रेटेजी के ऊपर बात की थी कि 4 डेज़ को किस तरह से डिवाइड करें। पहले फिज़िक्स का था, फिर केमिस्ट्री का था, फिर बायो का था। बस ऐसे ही कुछ छोटी सी वीडियो में कुछ लेकर आई हूँ आपके लिए। आई होप ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। आप इनको इस चीज़ को इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी सही लगेगा कि हाँ, हमने कुछ तो पढ़ा है। और अगर आप लास्ट टाइम इस रिवीजन सीरीज़ को देख लेंगे, ये मेरी जो सीरीज़ है LTR करके है, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होएंगे आपके पेपर में और कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसी को लेकर मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ, आप देखिए लास्ट टाइम रिवीजन सीरीज़। तो मेरा जो पहले जो वीडियो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला जो है करंट को लेकर बात करते हैं। तो करंट से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं कि करंट की डेफिनेशन से ये फिल इन द ब्लैंक में या मेज द फॉलोइंग में आपको डेफिनेशन लिख के दे दी गई है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किसे कहते हैं, तो करंट इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो आती है इसकी यूनिट से भी आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि करंट की यूनिट क्या होती है, उसको एक्सप्लेन करवा सकता है। इसी से करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ सकता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है। कई बार स्टूडेंट्स बहुत गलतियां कर देते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट को ही छोटी सी चीज़ है फिर भी गलत गलत हो जाता है, कई बार क्वेश्चन में मिस हो जाता है। तो इसको भी देख। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपना सेकंड नंबर पॉइंट जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो इस छोटे से पॉइंट को भी आप देख लेंगे। कई बार क्या होता है 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ना एक छोटा नंबर का क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर के 1 नंबर के क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ लेता है, इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है, इसका फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी से पोटेंशियल डिफरेंस से हम डिफाइन 1 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यही होता है वर्क डन अपन क्यू। तो इसकी जो यूनिट जो होती है पोटेंशियल की यूनिट ही होती है वोल्ट। तो वोल्ट को भी डिफाइन करवा सकता है आपसे कि वोल्ट होता क्या। नेक्स्ट जो आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है अपने लिए। NCERT में एक्टिविटीज़ में अपना दे रखा है ओम्स लॉ के बारे में, तो आप वो एक्टिविटी ज़रूर पढ़ें। एक्टिविटी में जो ग्राफ और जो टेबल वगैरह जो दे रखी है वो एक्टिविटी में वो चीज़ देख ले अपन। तो ओम्स लॉ से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहेंगे कि वो जैसे अपने को एक्टिविटी दे दी कि ये एक्टिविटी अपन को क्या एक्सप्लेन कर रखी है, ये ओम्स लॉ का डेरिवेशन पूछ सकता है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो वो चीज़ पूछने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि क्या होता है इसके अंदर, डिटेल्ड में आप लिख सकते हैं। काफ़ी अच्छा पॉइंट रहता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड होती है, तो हम छोटा सा पॉइंट लिख के कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है अपना एरिया, टेम्परेचर और लेंथ, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये चीज़ हम लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस में अपना ना मेनली ना लेंथ और है ना एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं कि लेंथ को डबल कर दिया, एरिया हाफ हो जाता है, A/2 हो जाता है। तो रेजिस्टिविटी में अपना क्या अंतर आता है, तो रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होती अगर एरिया और लेंथ भी हाफ कर देते। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, रेजिस्टिविटी को भी बढ़ा देते हैं। रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट जो आता है जूल्स लॉ। जूल्स लॉ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि जूल्स लॉ कहाँ वर्क करता है। पहले इससे पूछ सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन के बाद आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक प्रिडिक्शन है कि जूल्स लॉ से आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके इस साल क्वेश्चन, क्योंकि ये तो हर बार ही पूछते हैं। ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी भी पिछली बार भी पूछा था। पिछले 2-3 साल से ये जो जूल्स लॉ पे क्वेश्चन नहीं आया है, तो ज़्यादा चांस जो रहते हैं वो हर साल तो रिपीट नहीं होते क्वेश्चन। पिछले साल जो आया वो रेयर कंडीशन में आपको रिपीटेशन दिखेगी। तो जूल्स लॉ पे एप्लीकेशन भी याद रखिए। एप्लीकेशन भी NCERT में बहुत अच्छे से दे रखी है कि हीटर वगैरह जो अपनी आयरन रोड होती है इसकी एप्लीकेशन दे रखी है। थैंक यू। तो अपना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अपन ने कर लिया था। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है अपना आता है पावर।
पावर में भी पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, डेफिनेशन इसकी क्या होती है, फिर इसकी यूनिट ज़रूर याद रखना कि इसकी यूनिट क्या होती है। कई बार क्या अपन वॉट और वोल्ट में डिफरेंस कर जाते हैं, तो वॉट जो होती है अपनी पावर की यूनिट होती है, वोल्ट जो होती है वोल्टेज की होती है। इसके जो फॉर्मूले होते हैं 5-7 फॉर्मूले दे रखे हैं, बट इन फॉर्मूले को सिंपल सा तरीका है, आप पावर का मेन जो फंक्शन डेफिनेशन याद रखें। डेफिनेशन याद होगी तो अपने जो पावर के जो फॉर्मूले इजी गोइंग निकल जाएंगे कि P इज इक्वल्स टू W/Q होता है, ठीक है। तो W को अपन चेंज कर W/T होता है, ठीक है। तो इसको चेंज करके अपन पूरे फॉर्मूले वो डराइव कर सकते हैं कि इसको VQ लिख देंगे, फिर T, ये तो अपना करंट बन जाएगा। तो एक फॉर्मूला जो अपना आ गया VI आ गया। फिर ऐसे करके ओम्स लॉ लगाकर अपन जितने भी फॉर्मूले हैं निकाल सकते हैं। तो पावर के फॉर्मूले याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपको घुमा सकता है कि करंट दे दिया और वोल्टेज दे दिया, पावर पूछ लिया, फिर रेजिस्टेंस दे दिया, पावर दे दी और वोल्टेज पूछ लिया, करंट पूछ लिया। तो यहीं पर गोल गोल घुमाता है क्वेश्चंस। तो फॉर्मूले सारे याद रखना। लास्ट जो टॉपिक बचता है अपना एंड टॉपिक होता है एनर्जी कंजप्शन। एनर्जी क्या यूज होती है, एनर्जी जो होती है पावर मल्टीप्लाई टाइम, अपन पावर और मल्टीप्लाई टाइम से कर देते हैं तो एनर्जी निकल जाती है। घर की यूनिट पूछ सकता है कि आपके घर में कितनी यूनिट वगैरह आई, यूनिट अपन निकल जाएगी। रेट दे दी कि इतनी पर सेकंड अपने या पर आवर अपने इतने पैसे लग रहे हैं, तो उससे क्वेश्चन अपने आने के चांसेस रहेंगे। तो आप पूरा LTR को एक बार रिवाइज कर ले, 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करने में। इजी गोइंग आपका रिवीजन हो जाएगा। प्लीज़ देखिए इसको।